हेलो बेटा, हमने अपना चैप्टर 5 स्टार्ट किया हुआ था, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। आपको अच्छे से पता है, हम इसकी थ्योरी कवर कर चुके हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म किस किस केस में होता है, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। उसके बाद हमने ये सेक्शन भी कवर कर लिए थे, सेटलमेंट सेक्शन 48, 49। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये अकाउंटिंग प्रोसीजर भी करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे 4 लेजर्स बनेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। उसके बाद ये आपको जर्नल एंट्री दी हुई है। क्लियर है, ये सब हम कर चुके हैं। अब एक बार ये प्रोविज़न से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज़ हैं, एक बार इस पर ध्यान देते हैं। देखिए इन्होंने क्या बोला हुआ है यहाँ पे, फॉलोइंग एंट्री इज पास फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ सच प्रोविज़न। ध्यान से देखेंगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इस तरह का मतलब कोई भी एसेट के ऊपर अगर प्रोविज़न है, ये सारी एसेट्स के ऊपर हैं। प्रोविज़न बैड डेट्स डेटर्स के ऊपर होता है, डेप्रिसिएशन एसेट के ऊपर होता है, मशीनरी रिप्लेसमेंट एसेट्स के ऊपर है, इन्वेस्टमेंट भी एसेट के ऊपर है। इस तरह का कोई भी अगर प्रोविज़न है वो तो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। कैश एंड बैंक बैलेंस आर नॉट ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश और बैंक बैलेंस नहीं जाएंगे। एसेट हमेशा अपनी बुक वैल्यू पे जाएंगे, ये बात आपने ध्यान से सुन ली है। उसके बाद देखिए आपकी जो लाइबिलिटीज़ की है, आपको पता है लाइबिलिटीज़ जाएंगी। उससे नीचे भी कुछ कह रखा है, ओनली दोज लाइबिलिटी जो थर्ड पार्टी से रिलेट करती हैं, वो लाइबिलिटी जो थर्ड पार्टी से रिलेट करती हैं सिर्फ वो रियलाइजेशन में जाएंगी। जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, अदर आउटसाइड लोन है, कोई प्रोविडेंट फंड है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, पार्टनर की वाइफ का लोन है। पार्टनर लोन अकाउंट भी रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। पार्टनर लोन कोई आउटसाइड थर्ड पार्टी नहीं है, वो इनसाइड ही लोन है। तो पहले हम आउटसाइड पार्टी को पे करते हैं, उसको हम बाद में सेपरेटली पे कर देंगे अगर पैसा बच गया तो। बट कैपिटल अकाउंट की पेमेंट करने से पहले देंगे। आपको प्रोसीजर याद होगा, मैंने थ्योरी में बताया था कि पहले ऑर्डर बताया था किसकी पेमेंट होएगी। पहले आउटसाइड पार्टीज़ की होएगी रियलाइजेशन में पेमेंट, उसके बाद पैसा बचेगा तो हम पहले लोन अकाउंट पे करेंगे, उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट में जाके पैसा पे करेंगे। किसी भी तरह का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, P&L का क्रेडिट बैलेंस है, ये सब रियलाइजेशन में नहीं जाएंगे। जैसे ये जनरल रिजर्व वगैरह पहले डिस्ट्रीब्यूट होते थे ना, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते थे ये? जो रिजर्व किसी एसेट से रिलेट नहीं करते वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, चाहे वो रिजर्व के प्रॉफिट के डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो। फिर आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये रिज़र्व क्रिएट होता है प्रॉफिट में से, जो फ्यूचर में वर्कर्स के कंपनसेशन को मीट करने के लिए बनाया जाता है। तो देखिए इसका क्या होगा, इन केस देयर इज़ नो लाइबिलिटी अगेंस्ट कंपनसेशन रिज़र्व। अगर हमारे पास कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, फिर तो पूरा का पूरा पैसा हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? आपको पता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम ये एंट्री पहले भी करते आए हैं कि अगर हमारे पास कोई पैसा नहीं, वर्कमैन का कोई भी क्लेम नहीं है, तो वो सारा का सारा पैसा किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? पार्टनर्स में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा वहाँ पे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। फिर इन्होंने कहा इन केस द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज़ लेस देन द रिजर्व। सपोज कीजिए यहाँ पे आपका क्या है, 20,000 का, आपको नेक्स्ट पेज पे दिख रहा है 20,000 का रिजर्व है, जिसमें से क्लेम है 8,000 का। तो 8,000 का क्लेम हम पहले वर्कमैन कंपनसेशन में डाल देते थे ना क्लेम में, वही बस क्लेम की जगह आपको किस में डालना है? रियलाइजेशन में, क्योंकि रियलाइजेशन में हम उसकी पेमेंट करेंगे। तो 8,000 रुपये तो आपके चले जाएंगे रियलाइजेशन में और बाकी बचे हुए पार्टनर्स में। और अगर इक्वल अमाउंट है, अगर इक्वल अमाउंट है तो सारा का सारा पैसा किस में जाएगा? रियलाइजेशन में। और सपोज़ कीजिए अगर मोर अमाउंट है, 20,000 का क्लेम था पर अमाउंट है 25,000, तो जर्नल एंट्री में हम क्या करेंगे? पूरे का पूरा क्लेम किस में डाल देंगे? आपका किस में चला जाएगा? रियलाइजेशन में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तभी जाएगा पैसा जब कोई क्लेम नहीं हो। अगर कोई क्लेम होगा तो वो सारा पैसा कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में। अब इसकी फर्स्ट एंट्री देखिए ध्यान से, लावण्या एंड प्रिया आर पार्टनर्स 2:1, आपको रेशियो दी हुई है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में दिया हुआ है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई लाइबिलिटी। नीचे फर्स्ट पार्ट देखो, 1.5 लाख को पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिया उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नेक्स्ट भी इन्होंने कहा कि रिजर्व है 1.5 लाख का और लाइबिलिटी है 90,000। तो 90,000 तो आप देख सकते हैं सेकेंड एंट्री का ए पार्ट,
90,000 तो गए रियलाइजेशन में, बच्चे कितने 60,000। 60,000 हमने क्या करे, लावण्या और प्रिया में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आपको ये भी ध्यान में रखना है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे क्लोजिंग एंट्री नहीं करनी कि वर्कमैन कंपनसेशन की आपने सिर्फ क्लोजिंग एंट्री कर दी वर्कमैन कंपनसेशन, उसकी पेमेंट भी करनी है आपको। आपको अगर ध्यान हो, मैंने रियलाइजेशन का फॉर्मेट बताया था ना कि क्रेडिट साइड पे सारी लाइबिलिटी लिखो और डेबिट साइड पे उसकी पेमेंट, तो पेमेंट भी होएगी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर थर्ड में आपको क्या बोला गया, देखिए 1.5 लाख का था और 1.5 लाख का ही है, तो ठीक है 1.5 लाख रुपए रियलाइजेशन में डाल के पेमेंट कर देंगे। थर्ड एंट्री ध्यान से देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, देखो 1.5 लाख से एंट्री हुई है वर्कमैन कंपनसेशन की। फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1.5 लाख। क्लियर है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, ध्यान से देखेंगे आप। उसके बाद इन्होंने बोला 1.5 लाख का रिजर्व था पर लाइबिलिटी कितने की है, 2 लाख, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो पूरा जाएगा 1.5 लाख। फोर्थ एंट्री ध्यान से देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1.5 लाख टू रियलाइजेशन, बट जब बैंक की पेमेंट होएगी तो कितने की होएगी, हमारी 2 लाख की पेमेंट होगी। कितने की पेमेंट होगी, 2 लाख की पेमेंट होगी। लास्ट एंट्री देखिए, कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं था बट हमने 40,000 रुपये पे करे हैं, तो लाइबिलिटी पे करिए तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये ध्यान रखना, लाइबिलिटी पूरी पे होगी बैंक साइड पे और रिजर्व अगर है तो वो क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। अब कुछ एसेट्स रियलाइजेशन की एंट्री आपको पता ही है, एसेट्स अगर बेची जाएंगी तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एंट्री समझाई गई थी लास्ट क्लास में, और अगर पार्टनर लेता है तो पार्टनर का नाम आ जाएगा। इसी तरह लाइबिलिटी पे करेंगे, चाहे लाइबिलिटी हम पे करेंगे तो टू बैंक, और पार्टनर पे करेगा तो टू पार्टनर का नाम आ जाएगा। एक्सपेंस करेंगे तो रियलाइजेशन टू एक्सपेंस। ये सारी एंट्रीज मैं आपको कल समझा चुकी हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आपको कुछ नहीं कह रखा, सिर्फ इतना कह रखा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस इज ₹5,000। 5,000 के है तो सीधा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट एंट्री देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंस 8,000 थे जो कि एक्स पार्टनर ने पे किए हैं, तो पार्टनर ने पे किया, पार्टनर का नाम आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट हो गया। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड 10,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ ए पार्टनर। पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे करे हैं, पेड बाय द फर्म, फर्म ने ही पे करे हैं, फर्म के बिहाफ पे पार्टनर ने पे किए हैं, तो पेमेंट तो फर्म के द्वारा हुई है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ध्यान रखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ध्यान से देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 वर पेड बाय फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर के बिहाफ पे फर्म ने दिए हैं, यानी कि पार्टनर का खर्चा था, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट, क्योंकि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से हम पैसा निकालेंगे, खर्चा उसका था। रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड 15,000 वर पेड बाय फर्म। ये सारी एंट्री आपको ध्यान से समझनी होंगी क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन में ऐसी कोई एंट्री आएगी फिर आप कंफ्यूज होगे कि इसमें रियलाइजेशन क्यों आया, इसमें पार्टनर क्यों आया, इसमें पार्टनर डेबिट क्यों हुआ था, इसमें पार्टनर क्रेडिट क्यों हुआ था। क्लियर है। उसके बाद देखिए सेकेंड एंट्री में पार्टनर ने पे किया था फर्म का खर्चा, तो पार्टनर क्रेडिट हुआ था क्योंकि बाय रियलाइजेशन उसको पैसा रिकवर हो जाएगा। बट थर्ड एंट्री में पार्टनर का खर्चा फर्म ने पे किया था, इसलिए पार्टनर को डेबिट किया था क्योंकि पार्टनर से वो खर्चा हमें लेना है। फोर्थ एंट्री में देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000 जो कि फर्म ने पे किया है। मिस्टर एक्सपेंस वन ऑफ द पार्टनर हैज़ टू बियर दीज एक्सपेंस। अब मिस्टर एक्स हैं जो इस खर्चे को ले रहे हैं, तो मिस्टर एक्स पे करेंगे, मिस्टर एक्स कह रहे हैं मैं इस खर्चे को पे करूँगा, वो पे करेंगे तो उनकी कैपिटल कम होनी चाहिए ना। तो फोर्थ एंट्री की जनरल एंट्री आप देख सकते हो, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिफ्थ में इन्होंने कहा रियलाइजेशन एक्सपेंस 20,000 पेड बाय द फर्म, 8,000 टू बी बोन बाय द फर्म एंड बैलेंस मारुति। 8,000 आपको मैंने सिखाई थी ना जनरल एंट्री, पे किसी ने भी किया हो, 8,000 का खर्चा फर्म का है और बाकी 12,000 का खर्चा मारुति का है। तो देखिए रियलाइजेशन में 8,000 जाएगा क्योंकि फर्म का खर्चा 8,000 है, बाकी मारुति का खर्चा है तो मारुति को डेबिट करेंगे क्योंकि मारुति की कैपिटल में से माइनस होगा। क्लियर है। बेशक फर्म ने पे किया हो पर कहाँ से पे करेंगे, उसकी कैपिटल में से माइनस कर देंगे, उससे पैसा लेना है तो। डिसोल्यूशन एक्सपेंस 8,000 बोन बाय द फर्म एंड बैलेंस डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अमाउंटेड 20,000
8,000 बोन बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय मारुति, और एक्सपेंसेस सारे के सारे किसने पे करे हैं? मारुति ने। तो 6th एंट्री देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मारुति। 6th एंट्री में आपको क्या कहा गया था? डिसोल्यूशन एक्सपेंस से 20,000, 8,000 फर्म का खर्चा था, और ये जो बैलेंस था वो मारुति का, और एक्सपेंसेस मारुति ने पे करे हैं। अब देखो एंट्री होगी सिर्फ 8,000 की, क्योंकि 8,000 पे फर्म का खर्चा है, 12,000 पे मारुति का खर्चा था, मारुति ने पे किया, वो तो पर्सनल हो गया। हमने किया था ना पर्सनल की, यहाँ कोई एंट्री नहीं, सिर्फ फर्म की एंट्री होगी। तो 8,000 की एंट्री होगी, क्योंकि 8,000 रुपये मारुति ने पे किए हैं फर्म के बिहाफ पे, और फर्म मारुति को फ्यूचर में 8,000 रुपये देगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मारुति, मारुति को क्रेडिट इसलिए किया गया कि फर्म का खर्चा मारुति ने दिया है, तो मारुति के कैपिटल अकाउंट में बाय रियलाइजेशन के नाम से 8,000 रुपये जाएंगे। 12,000 की एंट्री इसलिए नहीं हुई क्योंकि 12,000 खर्चा मारुति का ही था और मारुति ने ही पे किया था। उसके बाद देखिए हमारी नेक्स्ट एंट्री 7th, सुधीर एक पार्टनर है, उसको सैलरी दी गई है 10,000 रुपये, जिससे वो सारे डिसोल्यूशन का खर्चा लेगा। ही वॉज बियर ऑल द एक्सपेंस, उसने सारा खर्चा किया 16,000 रुपये का, जो कि पे किया गया है फर्म के द्वारा। 7th एंट्री आप देखेंगे 16,000 रुपये दिए गए थे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, 10,000 रुपये तो हमने उसको ऑलरेडी दे दिए थे, 10,000 रुपये तो ऑलरेडी हम उसको दे चुके थे ना, बचे कितने? 8,000। जो रेमोरेशन दिया गया था पार्टनर को, और जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस थे वो हम उससे चार्ज करेंगे। 10,000 का तो रेमोरेशन हम उससे दे चुके थे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक में चला गया 10,000। बट सुधीर से हमें 6,000 रुपये और लेने हैं, क्योंकि उसने खर्चा कितने का करा है? 16,000 का, जो कि फर्म ने पे करा है। आप किसी को सैलरी दे चुके हो, अब वो उसके ऊपर है कि वो उसमें कितने खर्चे में उसको उसमें पैसा बचाता है या एक्स्ट्रा, अगर एक्स्ट्रा पैसा लगा है तो उसकी पेमेंट पार्टनर ही करेगा, इसलिए यहाँ पे पार्टनर क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। नेक्स्ट एंट्री देखिए, रवि एक पार्टनर था, अब यहाँ पे रेमोरेशन दिया गया था 15,000, पर खर्चा सिर्फ कितना हुआ है? 5,000। तो अब यहाँ पे रवि को फ़ायदा हुआ, तो 5,000 तो बैंक में गए, बाकी रवि की कैपिटल में। वहाँ पे उसने ज़्यादा लगाए थे, तो रवि की कैपिटल में से माइनस हुआ, ठीक है। लॉस, क्योंकि जब सैलरी वाली बात आती है ना, तो फर्म तो उतना ही देगी भाई, रियलाइजेशन टू बैंक में तो उतना ही जाएगा जितना फर्म ने दिया। बाकी आप अपने देखिए कि आप कितना अपने कैपिटल अकाउंट पे कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डेबिट या क्रेडिट। पिछली एंट्री में 6,000 रुपये ज़्यादा खर्चा हुआ, तो आपके कैपिटल में से ही माइनस हुआ। इस बार खर्चा हुआ 5,000 का, तो टू बैंक में तो जाएंगे 5,000, और बाकी बचे हुए पैसे कहाँ जाएंगे? रवि की कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, क्रेडिट में, और रवि को फ़ायदा हुआ 10,000 से। अगली एंट्री देखिए, अनिल को हमने दिए 20,000 रुपये, और रियलाइजेशन एक्सपेंस 7,500 के हुए सिर्फ। तो यहाँ पे भी सेम एंट्री है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, 7,500। अनिल को हमने कितने दिए थे? 20,000। खर्चा फर्म ने दिया है, इसलिए रियलाइजेशन में 27,500 रुपये आए हैं यहाँ पे, ठीक है। पार्टनर लायबल नहीं है खर्चे को पे करने के लिए, यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं हुआ ही इज़ लायबल टू पे, यहाँ पे सिंपल सा कहा गया अनिल को रेमोरेशन दिया गया है, और रियलाइजेशन एक्सपेंस दिस पेड बाय द फर्म है। ऊपर वाली एंट्रीज में देखो लिखा हुआ था ही वाज टू बियर ऑल एक्सपेंस, वहाँ पे बियर वर्ड लिखा हुआ था कि उसे बियर करने हैं, यहाँ पे बियर नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे पार्टनर बियर क्यों करेगा? यहाँ पे फर्म ही बियर करेगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक में तो गए 7,500 रुपये जो वो दे चुके हैं, और रियलाइजेशन टू अनिल कैपिटल को और कितने देने हैं उन्हें? 20,000 रुपये। देखिए आगे देखिए, उसके बाद इन्होंने क्या कहा? 20,000 रुपये तो रेमोरेशन के गए, 7,500 रुपये अलग से दिए। उसके बियर पॉइंट नहीं था, ये देखो दोनों एंट्री में फ़र्क समझ लो। ऊपर वाले में लिखा होता ही इज़ टू बियर ऑल द एक्सपेंस, 15,000 दे दी, अब तुम पूरा खर्चा मैनेज करो, तुम्हारे ऊपर है। अब इन्होंने कहा भाई सैलरी भी दे दी 20,000, उसके अलावा भी 7,500 रुपये फर्म ने खर्चा दिया। सुनील को भी सैलरी दी 25,000, उसके अलावा फर्म ने 9,000 पे किए, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील 25,000 टू बैंक 9,000, टोटल मिला के आपका अमाउंट आ जाएगा 34,000। लास्ट देखिए, विजय एक पार्टनर था, उसने रियलाइजेशन एक्सपेंस दिए हैं जो कि उसी के थे, बोर्न बाय हिम, उसी का खर्चा उसने पे किया है, फर्म से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं होगी। थर्ड देखिए, थर्ड एंट्री आप लोग खुद करेंगे, एक बार थोड़ा सा दिमाग खुद लगाएंगे। उसके बाद देखिए आपको रियलाइजेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है जो मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, आपको ध्यान होगा। आप सबसे पहले ध्यान से देखिए,
ऑल एसेट डेबिट साइड पे आपकी जितनी भी एसेट है सब लिख दो। फिक्टिशियस एसेट रिजर्व्स वगैरह यहाँ नहीं आएंगे। क्रेडिट साइड पे जितनी लाइबिलिटी हैं प्रोविजंस हैं वो लिख दो। फिर बाय बैंक क्रेडिट साइड पे जो एसेट बिकी है। बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट किसी पार्टनर ने टेक ओवर की है। टू बैंक जो भी आपने खर्चे पे किए हैं वो, या पार्टनर ने कोई लाइबिलिटी पे की है वो, दोनों साइड का टोटल करके हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन में डिफरेंस क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है एडमिशन डेथ और इसके टाइम पे, और रियलाइजेशन बनता है डिसोल्यूशन के टाइम पे। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपरेशन क्या है, यहाँ पे हम एसेट की वैल्यू को रिवैल्यूएट करते हैं और यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करते हैं अपनी सेल और रीपे करके लाइबिलिटी को और एसेट को सेल करके। इसका रिज़ल्ट क्या होता है, फर्म में कुछ चेंजेस आती है रिलेशनशिप में, और इस रियलाइजेशन से क्या होता है, फर्म एंड पे आ जाती है। इसमें ओनली डिफरेंस क्या होता है, बुक वैल्यूज़ एंड रिवाइज वैल्यूज़ एसेट्स रिकॉर्डेड इन द अकाउंट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बुक वैल्यू लिखी जाती हैं। ठीक है। फिफ्थ में क्या कहा गया है, व्हेन प्रिपेयर्ड, ये प्रिपेयर होता है काफ़ी टाइम, बहुत बार होता रहता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो जब तक पार्टनरशिप पे चलता ही रहता है, ये सिर्फ लाइफ में एक ही बार होता है। अगर कोई पार्टनर का लोन है तो पार्टनर का लोन अकाउंट बनाएंगे, टू बैंक के नाम से एंट्री। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, लास्ट में पेमेंट कर देंगे, टू बैंक या कैश बैंक वो हमें देखना पड़ेगा। कैश और बैंक अकाउंट बनेगा, कैश और बैंक अकाउंट का आपका जो भी बैलेंस होगा, डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट। बेसिकली डेबिट बैलेंस होता है, कैश एसेट है तो टू बैलेंस लिख के कैश की जो भी एंट्री हुई है उनकी लेजर पोस्टिंग करके दोनों साइड कैश का टोटल क्या आना चाहिए, सेम। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ, फोर्थ देखिए। ए और बी पार्टनर शेयरिंग रेशियो दी हुई है, लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं। लाइबिलिटी में ध्यान से देखिए, क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल है। एसेट्स पे बैंक है, डेटर्स हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्टर, स्टॉक है, मशीनरी है। उसके बाद आपको क्या कहा गया है, एक बार उस चीज़ को छोड़ के, नीचे की जर्नल एंट्री को छोड़ के लेजर पे आ जाइए। लेजर देखिए, लेजर में सबसे पहले इन्होंने डेबिट साइड पे देखो, टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू लैंड एंड बिल्डिंग, जितनी एसेट थी सब लिखी। क्रेडिट साइड पे बाय क्रेडिटर्स, बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये आपने पहले बैलेंस शीट में से उतारना है। आपने बैलेंस शीट में से ये उतार लिया, उसके बाद तो फर्स्ट एंट्री जो आपकी है फर्स्ट एंट्री बैलेंस शीट में से उतारने की है, रियलाइजेशन टू जितनी भी एसेट्स हैं, फिर जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं और प्रोविज़न है, क्रेडिटर प्रोविज़न टू रियलाइजेशन। अब बात आती है एसेट्स के सेल की। स्टॉक 45,000, मशीनरी 20% कम वैल्यू पे, मशीनरी की जितनी वैल्यू है उसका 20% माइनस करके 32,000 आ गया, आपको नीचे जर्नल एंट्री में दिख रहा होगा। डेटर्स 35,000 पे बिके हैं। बिल्डिंग 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू थी 1,20,000, उसमें 30,000 ऐड कर दो तो आप थर्ड एंट्री देख पा रहे हो, टोटल एसेट सेल हुई है 2,62,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर लेजर में देखोगे, बाय बैंक एसेट रियलाइज्ड, यहाँ पे टोटल वैल्यू लिख देना जितने की टोटल है, और अपनी वर्किंग नोट्स में दिखा देना। यहाँ पे इन्होंने जर्नल एंट्री में दिखाई हुई है, कहीं पे भी आप सभी एसेट्स को दिखा देंगे, चाहे ये चीज़ आप वर्किंग नोट्स में दिखा दें जैसे इन्होंने ये करके दिखाया हुआ है एसेट्स का, चाहे आप लेजर में दिखा दें, पर लेजर में हम डायरेक्ट बाय बैंक लिख देते हैं। उसके बाद क्रेडिटर्स पे करने हैं 5% लेस पे, और रियलाइजेशन एक्सपेंस हैं आपके कितने, 1200, पेमेंट कर दो। क्रेडिटर्स आपके कितने हैं, क्रेडिटर्स आपके यहाँ पे हैं 20,000, 5% लेस यानी कि 1,000 माइनस करके क्रेडिटर्स की पेमेंट हुई 19,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस है 12,000। यहाँ पे दोनों साइड टोटल करके प्रॉफिट आ गया। इसी की जर्नल एंट्री है, देखो, रियलाइजेशन टू बैंक क्रेडिटर्स, रियलाइजेशन टू बैंक ये हमारे एक्सपेंस हैं, रियलाइजेशन टू कैपिटल में जो प्रॉफिट आया था वो है। बन गया लेजर अकाउंट। फिर बनाएंगे लोन, कोई है नहीं क्वेश्चन में, कहीं पे कुछ लोन नहीं है, इन्होंने कहा है जर्नल और अकाउंट बनाओ। कैपिटल अकाउंट बनाया, कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ था, रियलाइजेशन से जो प्रॉफिट आया वो। क्वेश्चन में कोई रिजर्व नहीं है तो इधर बैलेंस बचा टू बैंक। बैंक अकाउंट बनाया, बैंक हमारा एसेट साइड पे होता है डेबिट बैलेंस, तो टू बैलेंस बीडी करके आपने लिख दिया। उसके बाद जहाँ जहाँ कैश की एंट्री थी ना वो यहाँ कर दो। देखो, लेजर अकाउंट में बाय बैंक था तो टू रियलाइजेशन आ गया, 262 क्रॉस एंट्री हो गई। यहाँ पे टू बैंक जो एंट्री थी वो बाय बैंक, यहाँ बाय रियलाइजेशन आ गई 19,000। और वो कैपिटल अकाउंट में टू बैंक था तो बाय ए कैपिटल बी कैपिटल आ गया, और दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है। नीचे आपको नोट्स में क्या कह रखा है कि सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाना ज़रूरी है, फिर लोन हो तो लोन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट। अब आपको एक क्वेश्चन का हिंट भी मिल गया है कि कैसे है। सबसे इजी चैप्टर है ये, आप
क्वेश्चन नंबर 4 तक अच्छे से करेंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको होमवर्क में मैं एक क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद से करने के लिए दे रही हूँ और आपकी इससे प्रॉब्लम ली जाएगी जो भी होगा। थैंक यू।